सो नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज इकोसिस्टम सर्विसेज. ओके, इसका मतलब क्या है कि इकोसिस्टम क्या सर्विस प्रोवाइड करता है हमें, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज दैट इकोसिस्टम प्रोवाइड अस, क्योंकि इसकी वजह से ही लाइफ ऑन अर्थ इज सस्टेनेबल. ओके, हेल्दी इकोसिस्टम इज लाइक उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, एंड ये हेल्दी इकोसिस्टम इज़ अ बेस कि ताकि बहुत सारी इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और एस्थेटिक गुड्स और सर्विसेज दे सके वो. ओके, इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिटेबल रहेंगी वो हमारे लिए. हेल्दी इकोसिस्टम से ये जो सर्विसेज हमको मिलेंगी. एंड देन एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विसेज देता है. तो एस्थेटिक मतलब विच इज़ प्लीजिंग, ओके, विच इज़ कंसर्न विद ब्यूटी. बराबर है ना. इकोसिस्टम अगर हेल्दी और अच्छा है तो इफ़ यू go to a good scenic place you feel nice, it gives you a good feeling, a mental peace मिलता है तुमको, body relax feel होता है. so this is what is again a service given by the ecosystem to you. इसलिए पिकनिक मनाने हम कहाँ पे जाते हैं, नेचुरल नेचर से रिलेटेड स्पॉट्स पे जाते हैं. so this is also one of the service provided by the ecosystem to us. बहुत सारे गुड्स तो हमको इकोसिस्टम से मिलते ही हैं. we take wood, we take gums, raisins, latex and what not, animals, birds, सब कुछ, इंसेक्ट से लेके सब कुछ हम इकोसिस्टम में से यूज़ करते हैं हमारे प्रॉफिट के लिए. सो जो भी प्रोडक्ट्स इकोसिस्टम से हमको मिलते हैं उनको इकोसिस्टम सर्विस हम लोग बोलते हैं. एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि फॉरेस्ट वाटर और एयर को भी तो प्यूरिफाई करता है. हवा को कैसे प्यूरिफाई करता है, तो ऑक्सीजन हवा में कहाँ से आता है, पौधों में से. पौधे ऑक्सीजन क्यों बना पाते हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. करेक्ट. तो एयर प्यूरिफाई होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा तो हमारे लिए वो बेटर है सर्वाइवल के लिए. वाटर को प्यूरिफिकेशन, अगेन जनरली जो भी चीज़ें हैं वो डिग्रेड होती है, सड़ती है और वो रीयूटिलाइज हो जाती है. हमने न्यूट्रिएंट साइकिल देखा है. तो इस तरह से हमारा एनवायरनमेंट साफ़ होता रहता है अपने आप ही. लेकिन अभी फिर इतना पोल्यूशन क्यों हो गया अगर वो अपने आप साफ़ होता है, क्योंकि हमने उसको ओवर पोल्यूट कर दिया है बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम टू क्लेंज इटसेल्फ. देन इट इज़ ऑल्सो मिटिगेटिंग, मतलब मेकिंग द ड्रॉट्स एंड द फ्लड्स लेस सीवियर. ऑब्वियसली अगर फॉरेस्ट रहता है तो वो बारिश को कंट्रोल में रखता है. देन सूखा भी नहीं पड़ने देगा, फ्लड्स भी कंट्रोल में रहेंगे. रिवर बैंक्स, क्योंकि इफ़ यू नो, वी ऑल नो वेरी वेल, इन स्कूल वी हैव स्टडीड दिस, इफ़ द फॉरेस्ट इज कट देयर इज सॉइल इरोजन. ये सॉइल जाके वाटर बेड में, रिवर बेड्स में सेटल हो जाता है और फिर रिवर और शैलो हो जाती है तो पानी बाहर निकल आता है जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं. तो अगर इकोसिस्टम हमारा बैलेंस्ड है तो ये सब चीज़ें थोड़ी लेस सीवियर हो जाएंगी. आई एम नॉट सेइंग दे वोंट हैपन एट ऑल. Okay, they will happen but at a less intensity or a less frequency at least. Then the Millennium Ecosystem Assessment Report, ये उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है इकोसिस्टम का in 2005. It defines ecosystem services as benefits that people obtain from the ecosystem and identifies 4 categories of ecosystem services. तो उन्होंने बोला है कि कोई भी सर्विस जो हमको इकोसिस्टम से मिलता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उसको इकोसिस्टम सर्विस बोलेंगे. एंड ऐसी उन्होंने 4 बेसिक, ऐसे तो बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज हमको प्रोवाइड करता है बट 4 बेसिक सर्विसेज उन्होंने कैटेगराइज की है. पहला है सपोर्टिंग सर्विस, जिसमें सपोर्ट, इकोसिस्टम हमको सपोर्ट कैसे करता है, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करता है. देन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब बेसिक फूड बनाता है, बायोमास बनाता है. सॉइल फॉर्मेशन में भी तो इकोसिस्टम हेल्प करता है क्योंकि लाइकेंस की वजह से रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं और फिर सॉइल बनता है. हैबिटेट प्रोविजन, वो एक इकोसिस्टम में एक टाइप का एनवायरनमेंट बन जाता है जो हमारे लिए हैबिटेट है, ड्वेलिंग प्लेस है हमारा. ओके, एंड जो हमको शेल्टर, फूड सब कुछ प्रोवाइड करता है. फिर पॉलिनेशन भी इकोसिस्टम ही करवाता है नेचुरली, हवा से, पानी से, इंसेक्ट्स के थ्रू एंड ऑल. तो इसकी वजह से पेड़ पौधे रहते हैं तो लाइफ ऑन अर्थ इज सस्टेनेबल. सो मेंटेनेंस चालू रहता है और इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहता है. देन प्रोविजन सर्विसेज, द सेकेंड कैटेगरी, जिसमें हमको फूड मिलता है. फूड मतलब सिर्फ प्लांट से नहीं आता, वो सी सोर्स से भी आता है, सी फूड भी है उसमें. फिर हमको रॉ मटेरियल मिलता है जैसे टिम्बर है. देन स्किन्स ऑफ द एनिमल्स वी यूज़ ना, लेदर एंड ऑल. फिर फ्यूल वुड है जिसको हम जलाते हैं. ठीक है. देन जेनेटिक रिसोर्सेस, जहाँ पे हमको अच्छी क्वालिटी की जीन्स मिलती है क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, या हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए हमको गुड मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, ऑल दोज थिंग्स. देन they have given us water. Obviously we get it from the nature only, we are not manufacturing it.
मेडिसिनल रिसोर्सेज, उसमें हम लोग को कोई भी हम लोग जो जितने भी केमिकल्स बनाते हैं वो कहाँ से बनते हैं, कहीं ना कहीं उसका रिसोर्स नेचर से ही आता है। तो ये केमिकल्स हम लोग टेस्टिंग के लिए या वी यूज़ इट टू डिटरमाइन द क्वालिटी, ऐसे मतलब टू डिटरमाइन द क्वालिटी या कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, वॉट एवर क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज़ करने के लिए हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं वो सबका रिसोर्स नेचर से ही कहीं ना कहीं आता है। देन ऑर्नामेंटल डेकोरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फर्स, फेदर्स, आइवरी यू नो द टस्क ऑफ द एलिफेंट, ऑर्किड्स, बटरफ्लाइज, सब कुछ यूज़ होता है फॉर डेकोरेशन पर्पस। देन रेगुलेटरी सर्विसेज, इसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है। सिक्वेस्ट्रेशन इज सम ऑफ द कार्बन इज सेट अपार्ट, ओके, एंड इट इज स्टोर्ड, जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में स्टोर रहता है, ओके। देन प्रिडेशन जो होता है एनवायरनमेंट में, हंटिंग नेचुरली होता है ना, एक एनिमल दूसरे को हंट करता है तो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है। एंड वेस्ट डिकम्पोजिशन अपने आप ही होता रहता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता रहता है, केमिकल्स जो रिलीज हुए हैं, कुछ माइक्रोब्स है जो इनको नलिफाई कर सकते हैं नेचुरली, जैसे ऑयल स्पिल्स भी नेचुरली कुछ माइक्रोब्स उनको हटा सकते हैं, ये हम लोग माइक्रो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर होता है, उसकी वजह से एयर अपने आप प्यूरिफाई हो जाती है क्योंकि सम प्लांट्स यूज दिस टॉक्सिक केमिकल्स एंड ऑल। फिर पेस्ट कंट्रोल भी अपने आप ही होता है क्योंकि कुछ बर्ड्स हैं, दूसरे जानवर कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, दूसरे जानवरों को खा जाते हैं जो हमारे क्रॉप प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से नेचुरली नेचर हमारी मदद करता रहता है। एंड द फोर्थ कैटेगरी दे हैव गिवन ओवर हियर इज कल्चरल सर्विसेज, ओके। जैसे उसमें आता है इट हेल्प्स अस टू बिल्ड अवर कल्चर, स्पिरिचुअल, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहता है हमारे एनवायरनमेंट के साथ, हिस्टोरिकल कनेक्शन है, ओके। रिक्रिएशनल, आई टोल्ड यू रिक्रिएशनल, जैसे पिकनिक स्पॉट्स के लिए हम लोग रिलैक्स होने के लिए उधर ही जाते हैं नेचर में। साइंस एंड एजुकेशन का भी हिस्सा है, हमको सब कुछ, हम नेचर को स्टडी करते हैं और नॉलेज लेते हैं, तो नेचर इज एजुकेटिंग अस, ओके। थेरापेटिक्स, ऑब्वियसली मेडिसिनल लाइन में हम उसको यूज़ करते ही है, नो डाउट। एंड एनिमल असिस्टेड थेरेपी भी होती है, जैसे नेचर में जाने से हमको अच्छा लगता है, समटाइम्स हैविंग पेट्स एंड ऑल, playing with the animals or having attachment with the animals also makes us feel better, okay। and experiments तो हम लोग animals पे करते ही है दवाइयाँ ढूंढने के लिए and all, so these are all this is how they have put all the services in 4 categories, ओके। अभी उसमें से भी द मेन इकोलॉजिकल सर्विसेज कौन सी है, तो द मेन इज फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 एंड रिलीज ऑफ O2। ये कौन करेगा, प्लांट्स करेंगे हमारे लिए, वो CO2 को यूज करेंगे, फूड बनाएंगे, अगेन इट इज़ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर सर्वाइवल। इस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे हवा में, तो इवन दैट इज नेसेसरी फॉर अवर सर्वाइवल, करेक्ट। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव। तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स करते हैं, दे sequester the carbon in CO2 form from the atmosphere, जो CO2 उसको यूज़ कर लेंगे एंड दे विल रिलीज द O2 एज अ बाई प्रोडक्ट। O2 से एयर प्यूरिफाई होएगा, प्लस जो रेस्पिरेटरी एरोब्स हैं उनके लिए ये रेस्पिरेशन में यूज़ होएगा। देन द नेक्स्ट सर्विस इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आई टोल्ड यू कि इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय विंड, वाटर, अदर बायोटिक लिविंग क्रीचर्स जो है उनकी वजह से होता है। इट इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विस बिकॉज बिना इस सर्विस के प्लांट्स आगे ब्रीड नहीं कर पाएंगे, क्रॉप्स और फ्रूट्स का कल्टिवेशन एकदम लो हो जाएगा। सी सबसे बेस्ट पॉलिनेटर इज़ हनी बी, वी ऑल नो दिस इज़ एन एनालिसिस अबाउट हनी बी कि अगर हनी बीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो धरती पे से सारे पेड़ पौधे मरना शुरू हो जाएंगे और कुछ ही सालों में धरती बंजर बन जाएगी। सो पॉलिनेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एंड a very important service provided by the ecosystem naturally. Then value of all such services of biodiversity, इन सब सर्विसेज की वैल्यू करना, मनी में कन्वर्ट करना उसको, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन कि एग्जैक्टली ये कितना वैल्यूएबल है, बट ऑब्वियसली इट सीम्स रीजनेबल टू थिंक दैट बायोडाइवर्सिटी इज ऑब्वियसली, इट्स वेरी ऑब्वियस दैट इट इज हैज़ अ hefty प्राइस टैग, मतलब इट्स वेरी वेरी वैल्यूएबल, काफ़ी प्राइजी है ये, वेरी प्रीशियस है, and that's why we have to value the ecosystem and the services provided by it, okay। Then so this is all regarding the chapter has come to an end। इसके आगे question answers and all that you can see in the notes। I have told you almost all the extra points, थोड़ी बहुत जो है जैसे इकोसिस्टम सर्विसेज में ही
ये जो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट था, इट इज़ एन इंटरनेशनली डन थिंग। ओवर थाउजेंड्स ऑफ वर्ल्ड लीडिंग बायोलॉजिस्ट ने ये एनालिसिस किया था अर्थ के इकोसिस्टम का। एंड ये जो सपोर्टिंग हमने 4 कैटेगरीज देखी, जैसे सपोर्टिंग, प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग एंड कल्चरल सर्विसेज। ओके, फिर उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है इसमें जो टेक्स्ट में नहीं है। सी देयर इज़ अ पर्सन कॉल्ड रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड उसके कलीग्स ने ये एवरेज प्राइसिंग निकाला है कि कितना कॉस्टली हो सकता है ये इकोसिस्टम सर्विस। तो दे से कि US डॉलर्स में इट इज़ रफली $33 ट्रिलियन अ ईयर, जो भी फंडामेंटल सर्विसेज ये इकोसिस्टम हमको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंड दिस इज़ क्वाइट अ बिग cost we should see. So with this we finish the chapter. Thank you so much.